जय श्री कृष्ण। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प दोष के विषय में। कुंडली में काल सर्प दोष क्या है, उसका समाधान क्या है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। काल सर्प दोष क्या है पहले बता दें। कुंडली में जब राहु केतु के परिधि के एक तरफ जब सारे ग्रह होते हैं, सातों ग्रह होते हैं, तो वो काल सर्प दोष कहलाता है। लेकिन जब राहु के तरफ ग्रहों का होता है, राहु के तरफ ग्रहों की स्थिति होती है, यानी राहु मुख होता है सर्प का, उसके तरफ ग्रहों की स्थिति होती है, तो एक तीव्र काल सर्प दोष होता है। और जब केतु के तरफ होती है, पूंछ के तरफ होती है, तो वो साधारण प्रकार का काल सर्प दोष होता है, वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। जिन व्यक्तियों के जीवन में काल सर्प दोष होता है, जिन व्यक्तियों के कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनका जीवन संघर्षमय हो जाता है। अनेक प्रकार की बाधाएं उनके जीवन में आती हैं और जीवन में अवरोध होने से अशांत उनका जीवन हो जाता है। जब कोई भी ग्रह राहु केतु के अंश से ज्यादा होता है तो भंग काल सर्प, जैसे पंडित नेहरू भंग काल सर्प योग होता है। पंडित नेहरू की कुंडली में गुरु का जो डिग्री है केतु से ज्यादा है, इनका भंग काल सर्प दोष है। अभी मैं बाद में चर्चा करूंगा। षष्ठेश और अष्टमेश, ये षष्ठेश है, ये अष्टमेश है। जब इस केंद्र में दशम भाव में इनकी स्थिति होती है तो संतान सुख के लिए बाधक होती है और अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा करती है। आंशिक काल सर्प दोष के लिए, आंशिक काल सर्प दोष के लिए एक शर्त यह है कि चंद्रमा राहु केतु की परिधि से बाहर होना चाहिए, एक तरफ बाहर हो, तो वो आंशिक काल सर्प दोष होता है। मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है कि बृहस्पति लग्न में बलवान हो तो कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि लग्नेश चंद्रमा और सूर्य पीड़ित हो तो शुभ योग प्रभावहीन हो जाते हैं, काल सर्प योग अधिक प्रभावी हो जाता है। राहु जब स्त्री राशि में होता है तो कम कष्ट पहुंचाता है, और जब पुरुष राशि में होता है तो ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है। स्त्री राशि उसको कहते हैं जैसे सम राशियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनमें जब राहु होता है तो कम कष्ट पहुंचाता है, उतना प्रभावहीन नहीं होता है। लेकिन जब पुरुष राशि 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों में होता है तो राहु ज्यादा कष्ट पहुंचाता है। ज्योतिष में कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वो है जो हम पहले कर्म कर चुके हैं, वो हमारा बैंक बैलेंस है, संचित है। प्रारब्ध वो है कि उसी का एक हिस्सा जब हम भोग रहे हैं इस जन्म में, तो वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। और क्रियमाण जो अभी हम किए जा रहे हैं, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, वो क्रियमाण कर्म होता है। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। महादशानाथ और अंतर्दशानाथ में 6, 8 और 2, 12 का कॉम्बिनेशन होता है, तो एक कष्टकारक होता है, कष्ट पहुंचाता है। महादशानाथ और अंतर्दशा में 6, 8 और 2, 12 का मतलब ये हुआ कि जब उनका डिफरेंस जो है 6 या 8 का हो या 2 और 12 का हो, तो वो कष्टकारक होता है। महर्षि पराशर ने गोचर में लग्न और चंद्रमा को महत्व दिया है। उनके अनुसार लग्न और चंद्रमा में जो बलवान होता है
वो वही उसी से फलित करना चाहिए। लेकिन महर्षि चंद्रेश्वर का कहना है कि नहीं, गोचर में केवल चंद्रमा से विचार किया जाता है, लग्न का उसमें कोई रोल नहीं है। काल सर्प राजयोग भंग राजयोग निम्न नियमों के अधीन होता है। जब लग्न में कुंडली में लग्न सूर्य और चंद्रमा या कोई दो लग्न बलवान हो तो शुभ भाव में स्थित हो तो शुभ ग्रह दृष्ट हो तथा अन्य अशुभ ग्रह के साथ युति या दृष्ट संबंध न हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। राहु का राशीष व नवांशेष विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोणाधिपति राजयोग, पंच महापुरुष योग जब बनाते हैं तो काल सर्प योग भंग हो जाता है और राजयोग का निर्माण ये करते हैं। जिस प्रकार कुंडली में लग्नेश व चंद्रमा के पीड़ित होने से राजयोग भंग हो जाता है, उसी प्रकार काल सर्प योग के आने से सारे शुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। पाप से कमाए हुए धन का राहु केतु की दिशा में गोचर जब आता है राहु केतु का, तो वैसी दिशा महादशा में गोचर में पाप से कमाए धन का नाश हो जाता है। राहु शनि जब केंद्र में होता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, राहु शनि जब केंद्र में होगा, एक दूसरे को देख रहे हों, तो वो बहुत ही कष्टकारक होता है। काल सर्प योग अधिक बलशाली होकर के जातक को कष्ट तब पहुंचाता है जब लग्न और लग्नेश बलहीन हो, कमजोर हो। राहु के साथ बृहस्पति हो, राहु के साथ मंगल हो, राहु के साथ बुध हो, राहु के साथ शनि हो, इन होने से, इन ग्रहों के होने से राहु ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और काल सर्प योग ज़्यादा कष्टकारक हो जाता है। काल सर्प योग का कुंडली में होना पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अब मैंने चर्चा कर लिया काल सर्प योग के विषय में, अब थोड़ा इसके समाधान के विषय में। ऐसा विद्वानों का मानना है, ज्योतिषियों का, कि काल सर्प योग की शांति के लिए किसी सिद्ध शिवपीठ पर इसकी पूजा करवानी चाहिए या नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में जाकर के वहाँ निरंतर इसकी पूजा होती रहती है, वहाँ जाके काल सर्प योग की पूजा आप करवा सकते हैं। इससे काल सर्प योग को शांति मिलती है। अब हम थोड़ा पंडित नेहरू की कुंडली के विषय में चर्चा करेंगे। पंडित नेहरू की कुंडली ये मैंने दिया हुआ है। पंडित नेहरू की कुंडली में भंग काल सर्प योग बन रहा है। यहाँ केतु है या राहु है। राहु का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और ग्रहों का डायरेक्शन इधर है, तो ग्रह इधर जा रहे हैं, राहु इधर आ रहा है, इसलिए राहु के मुंह के तरफ ग्रह का कोई भी लेन देन नहीं है। केतु के तरफ आ रहे हैं तो केतु पूछ है, इसलिए कोई नुकसान पहुंचाने में, लेकिन इनमें भंग इसलिए हो रहा है कि गुरु की जो डिग्री है केतु से ज़्यादा है, इसलिए गुरु बाहर हो जा रहे हैं राहु केतु के घेरे से, इसलिए इनका भंग काल सर्प योग होता है। काल सर्प भंग हो जा रहा है। अब इनकी कुंडली में राजयोग का मैं बता, चंद्रमा अपनी राशि में लग्नेश में बैठा हुआ है। चंद्रमा, गुरु यहां से देख रहे हैं राहु को, शुक्र यहां चतुर्थ भाव में मालव्य योग बना रहा है। ऐसी स्थिति में इनकी कुंडली में प्रबल राजयोग बन रहा है और इनकी कुंडली में काल सर्प योग भंग हो रहा है। एक और चीज बताना चाहिए, ये केतु है। इनकी कुंडली में यदि यहाँ राहु होता
ये राहु, यहाँ राहु होता, यहाँ केतु होता, तो ऐसी स्थिति में यदि गुरु की डिग्री राहु से कम होती तो इनकी कुंडली में तीव्र काल सर्प दोष होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी कुंडली में प्रबल राजयोग बन रहा है, काल सर्प योग भंग हो रहा है। इसलिए अब इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व एक चीज़ बताना जरूरी है। बोर्ड पर मेरा नंबर लिखा हुआ है 9958527366। मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्रा है। जिस किसी भी सज्जन को मेरे से संपर्क करना हो, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे के बीच में कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ जन्मपत्री बनाई भी जाती है और उसका फलादेश भी किया जाता है। इन्हीं बातों के समाप्त होने के पहले एक बार और मैं अपने नंबर को रिपीट कर रहा हूँ 9958527366। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।